नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं एक नया नॉवल स्टार्ट करने वाला हूँ। नॉवल का नाम है डायल 100, जिसे लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने। ये एक सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ नॉवल है जो आपको लगातार एंगेज करके रखेगा। उम्मीद करूंगा कि ये नॉवल आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का पहला पार्ट। भाग 1, विक्रम सिंह। पुलिस की एक जीप रौनक बाजार में स्थित जॉन लोबो के बार के सामने आकर रुकी। जीप में 2 व्यक्ति सवार थे। एक युवा सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना था और दूसरा उसका बॉस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह था। राजीव खन्ना वर्दी में था, लेकिन विक्रम सिंह उस वक्त सूट पहने था। मैं आता हूँ, विक्रम सिंह जीप से उतरता हुआ स्टीयरिंग के पीछे बैठे मातहत से बोला। मैं भी चलूँ साहब, राजीव बोला। नहीं, विक्रम सिंह शुष्क स्वर में बोला। ज़रूरत नहीं। विक्रम सिंह बार में दाखिल हुआ। वो कोई 35 साल का खूब तंदुरुस्त, किसी हद तक खूबसूरत और रौबीला आदमी था। उसके चेहरे पर हमेशा बड़े गंभीर भाव रहते थे। बहुत कम लोगों ने उसे कभी हंसता मुस्कुराता देखा था। अपने इलाके के गुंडे बदमाशों में उसका अच्छा आतंक था और वो बड़ा सख्त मिजाज और निर्दयी पुलिसिया माना जाता था। अंडरवर्ल्ड में वैसे तो उसमें दर्जनों नुक्स गिनाए जाते थे, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा और नाकाबिले बर्दाश्त नुक्स माना जाता था वो ये था कि साला रिश्वत भी तो नहीं लेता था। उसने बार में कदम रखा। उसकी निगाह पैनी होती हुई सारे बार में घूम गई। बार में उस वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ थी। हॉल 3/4 भरा हुआ था और एक दीवार के साथ कतार में बने कैबिनों में भी लगभग सभी में लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। बार का मालिक जॉन लोबो खुद बार में मौजूद था। उसकी विक्रम सिंह पर निगाह पड़ी तो फौरन उसके चेहरे पर पहले सकपकाहट और फिर चिंता के भाव प्रकट हुए। फिर वो बार के पीछे से निकला और चेहरे पर स्वागत के बड़े चिकने चुपड़े भाव लिए मेजों के बीच से गुजरता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ लपका। इंस्पेक्टर साहब, वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे स्वर में बोला। वेलकम वेलकम। विक्रम सिंह ने बड़े भावहीन ढंग से उसे घूरा। वो जानता था कि जॉन लोबो इसलिए यूं ऊंचा बोल रहा था कि जो लोग विक्रम सिंह को नहीं पहचानते थे वे भी जान जाएं कि वहां उस वक्त एक पुलिस अधिकारी का पर्दापण हुआ था। केबिनों की कतार के एन बीच के एक केबिन में बैठे 4 आदमियों में से एक पर निगाह पड़ने पर विक्रम सिंह के नेत्र तनिक सिकुड़े। वो एक कोई 23 साल का युवक था जो कि बेहद भड़कीले कपड़े पहने था। एक क्षण के लिए दोनों की निगाहें मिली। फिर विक्रम सिंह करीब पहुंच गए जॉन लोबो की तरफ देखने लगा। लोबो, विक्रम सिंह अपने स्वभाव सुलभ भाविन स्वर में बोला। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बॉस, लोबो खुशामद भरे स्वर में बोला। बार तो मैं आजकल एन वैसे ही चला रहा हूँ जैसे कि आप चाहते हैं कि ये चले। न घपला, नो लफड़ा, नो झगड़ा, यू नो। यानी कि नहीं जानते क्या कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आप बार चेक करने नहीं आए? नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त की बाबत जानने आया हूँ। कौन दोस्त? तुम्हारा खास दोस्त कुलभूषण, जो परसों इकबालपुर की जेल से फरार हुआ है। बॉस, लोबो नेत्र फैलाकर बोला। मैं तो कुलभूषण के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कतई कुछ नहीं जानता। वो यहाँ नहीं आया, सवाल ही नहीं पैदा होता बॉस। सवाल तो पैदा होता है। वो खूनी है, डकैत है और अब फरार है। वो पनाह मांगने के लिए तुम्हारे पास आ सकता है। बॉस, वो तो इस शहर में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो यहीं आएगा, आएगा तो पछताएगा। और वैसे ही शर्तिया आप ही के हाथों गिरफ्तार होगा जैसे कि पिछली बार गिरफ्तार हुआ था। वो ज़रूर यहीं आएगा। अपनी गिरफ्तारी से पहले लूट और बटमारी में जो माल उसने जमा किया था वो आज भी बरामद नहीं हुआ है। उस माल की तलब उसे यहाँ लेकर आएगी और जब वो यहाँ आएगा तो अपने किसी पुराने जोड़ीदार से, विक्रम सिंह ने घूर कर लोबो को देखा, पनाह भी मांगेगा। बॉस, वो मेरा दोस्त ज़रूर था, लेकिन तब मुझे नहीं मालूम था कि वही वो शख्स था जो आज से 2 साल पहले इस शहर में जेंटलमैन किलर के नाम से विख्यात था। मुझे तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लगा था कि वो असल में इतना पहुंचा हुआ आदमी था। वो तो साला बहुत ही। वो यहाँ पहुंचा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। ना, वो यहाँ नहीं है। इस बात की तस्दीक करने के लिए मैं यहाँ की तलाशी लेना चाहूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज़? मुझे कतई कोई ऐतराज़ नहीं बॉस। आप शौक़ से यहाँ की तलाशी लीजिए। मैं फ़ौरन तलाशी लेना चाहता हूँ। फ़ौरन से पेशतर लीजिए। फिर ज़रूरत नहीं। लोगों ने चैन की सांस ली। मैं उम्मीद करूं कि तुम अपना ये बार चलाए रखना चाहते हो, इस पर ताला नहीं पड़वाना चाहते हो। नेवर बॉस। तो एक बात कान खोलकर सुन लो। क्या कुलभूषण यहाँ आ सकता है?
लेकिन बॉस वो सुनते रहो, बीच में मत बोलो। सॉरी बॉस, अगर वो यहाँ आए तो तुमने उसे पनाह नहीं देनी है, हरगिज भी पनाह नहीं देनी है। इडियट। बॉस, मैंने तुम्हें बीच में बोलने से मना किया था। सॉरी बॉस, अगर वो यहाँ आए तो तुमने उसे पनाह देनी है। जी, और फौरन मुझे खबर करनी है। पुलिस के नंबर पर। कौन सा नंबर डायल करोगे? आई विल डायल 100 बॉस। शाबाश, अब जाकर अपना धंधा देखो। मैं आपके लिए कुछ पेश करूं? सिर्फ लोगों के बार में हासिल गोवा की असली काजू की मदिरा या स्कॉच या। विक्रम सिंह ने घूर कर उसे देखा। लोबो के जुबान को फौरन ताला पड़ गया। उसने एक बार थूक निकली और फिर खिसियाया सा इंस्पेक्टर का अभिवादन करता हुआ लंबे डग भरता वहां से विदा हो गया। उसके काउंटर के पीछे पहुंचने तक इंस्पेक्टर स्थिर खड़ा रहा। वो जानता था कि कई व्याकुल सशंक निगाहें उस पर टिकी हुई थी। उसकी निगाह फिर बीच वाले केबिन की तरफ उठी। उसने भड़कीले कपड़ों वाले युवक और उसके साथियों को अपनी तरफ देखता पाया। उसने उंगली के इशारे से युवक को करीब बुलाया। युवक के चेहरे पर हड़बड़ाहट के भाव उभरे। विक्रम सिंह ने अपना इशारा दोहराना तक जरूरी नहीं समझा। बड़ी धैर्यपूर्ण मुद्रा बनाए वो अपने आदेश का पालन होने की प्रतीक्षा करने लगा। युवक ने एक बार दाएं बाएं अपने साथियों की तरफ देखा और फिर अपने स्थान से उठा। उसके साथ ही एक लगभग उसी की उम्र का झबराले बालों वाला आदमी यूं अपने स्थान से उठा जैसे भड़कीले कपड़ों वाले युवक की कोई हिमायत करने की नीयत रखता हो। विक्रम सिंह ने बड़े भावहीन ढंग से धीरे से इंकार में सिर हिलाया। दूसरा आदमी कुछ क्षण तो खड़ा रहा, फिर होठों में कुछ बुदबुदाता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। भड़कीले कपड़ों वाला विक्रम सिंह के करीब पहुंचा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, वो जबरन मुस्कुराता हुआ बड़े बनावटी स्वर में बोला। आप यहाँ? आप तो माई बाप। शट अप, विक्रम सिंह पूर्वत भावहीन ढंग से बोला। युवक ने थूक निकली। उसके गले की घंटी उछली। तुम गोखले ही हो ना? मेरी निगाह को धोखा तो नहीं हो रहा? मैं गोखले के किसी जुड़वा भाई से तो मुखातिब नहीं हूँ। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं इंस्पेक्टर साहब, गोखले धीरे से बोला। गुड, पिछली बार जब तुम मुझे दिखाई दिए थे तो मैंने तुम्हें कुछ कहा था। विक्रम सिंह अपलक उसे देखता हुआ बोला। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है कि मैंने तुम्हें कहा था कि एक हफ्ता मेरी नज़रों से दूर रहना, और आज अभी तीसरा ही दिन है। गोखले ने अपने होठों पर जुबान फेरी। आज क्या दिन है गोखले? सोमवार है इंस्पेक्टर साहब। मैंने वार नहीं तारीख पूछी है। 9 महीना मार्च। गुड, गोखले तुम्हें सुनाई तो पूरा देता है ना? गोखले ने व्याकुल भाव से सहमति में सिर हिलाया। तो अच्छी तरह से सुन लो, 9 अप्रैल तक यानी कि 1 महीना तुमने मेरे इलाके में दिखाई नहीं देना है। तुमने भी और तुम्हारी उन रंडियों ने भी नहीं जिनके कि तुम दलाल हो। इंस्पेक्टर साहब, आप तो तारीख याद कर ली, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझ पर क्या कोई चार्ज है? मैं क्या गिरफ्तार हूँ? नहीं, विक्रम सिंह बड़े सब्र के साथ बोला। फिर आपको मुझे ऐसा कोई हुक्म देने का कोई हक नहीं पहुँचता। विक्रम सिंह की भवें उठी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। मैंने ठीक सुना है? वो बोला। गोखले, तुमने ये कहा है कि मुझे कोई हक नहीं पहुँचता? मेरा 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 मतलब है साहब कि मुझे तुम्हारे मतलब से कोई मतलब नहीं। गोखले, मैंने तुम्हारे लिए ये सज़ा मुकर्रर की है। इस इलाके के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने तुम्हें यह हुक्म दिया है कि 1 महीने तक तुमने इस इलाके में दिखाई नहीं देना है। समझे? मैं समझा तो सही, लेकिन इंस्पेक्टर साहब। जुबान लड़ाता है हरामजादे। एकाएक विक्रम सिंह अपने भीचे दांतों के बीच में सांप की तरह फुफकारा। बार में उस क्षण मरघट का सा सन्नाटा छा गया था। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा साहब, गोखले मरे स्वर में बोला। लेकिन जो मैंने कहा वो सुना, याद रखा? हाँ, क्या याद रखा? कब तक तूने मेरे इलाके में नहीं दिखाई देना? 9 अप्रैल तक। क्यों नहीं दिखाई देना? क्योंकि आपने ऐसा कहा है। और मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। शाबाश, अब दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। गोखले घूमकर केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा उधर है, मैं ज़रा अपने दोस्तों से विदा ले लूँ, गोखले बोला। उसमें वक्त लगेगा, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुमने फौरन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के हुक्म की तामील जो करनी है। गोखले ने विरोध करने की नीयत से जुबान खोली, लेकिन इंस्पेक्टर की दहकती सलाखों जैसी आंखों को देखकर वो ऐसा करने की ताब न ला सका। उसने यूं होठ भींचे जैसे संदूक का ढक्कन बंद किया हो, और फिर भारी कदमों से चलता हुआ बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद विक्रम सिंह बड़े संतुलित कदमों से मेजों के बीच से गुजरता हुआ बीच वाले केबिन की तरफ बढ़ा। तुरंत केबिन में बैठे तीनों आदमियों की निगाहें अपने अपने विस्की के ग्लासों की तरफ झुक गई। उन्होंने यूं जाहिर किया जैसे उन्हें खबर नहीं थी कि इंस्पेक्टर उनके केबिन की तरफ आ रहा था। इंस्पेक्टर केबिन के दरवाजे पर पहुंचा। तुम? वो झबराले बालों वालों से संबोधित हुआ। इधर देखो। तीनों की निगाहें उसकी तरफ उठी। क्या नाम है तुम्हारा? श्री प्रकाश, झबराले बालों वाला बोला। श्री प्रकाश, विक्रम सिंह ने नाम दोहराया। जब मैंने गोखले को बुलाया था तो तुम क्यों उठकर खड़े हो गए थे? श्री प्रकाश के मुंह से बोलना फूटा। मुझे जानते हो?
श्री प्रकाश ने सहमति में सिर हिलाया। तुम गोखले को यह दिखाना चाहते थे कि तुम उसके कितने बड़े हिमायती साबित हो सकते हो? श्री प्रकाश ने जवाब में अपने होठों पर जुबान फेरी। मैंने, विक्रम सिंह ने उसे घूरा, तुमसे एक सवाल पूछा है। नहीं साहब, श्री प्रकाश कठिन स्वर में बोला। क्या नहीं साहब? मैं गोखले की हिमायत के लिए नहीं उठा था। तो क्यों उठे थे? वो क्या है कि मेरी पतलून की जिप खुल गई थी। उसको बंद करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा था। यूँ पतलून की जिप खुली होना तुम्हें बुरा लगता है? हाँ साहब, भद्दी बात है ये। हॉल में लेडीज़ भी बैठी हैं, कोई देख ले तो। अब जिप बंद कर ली? हाँ साहब। दोबारा तो नहीं खुल जाएगी? नहीं साहब। श्री प्रकाश ने खींचे निपोरी। ऐसा कैसे होगा? विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली। फिर उसने हाथ बढ़ाकर श्री प्रकाश का विस्की से 3/4 भरा ग्लास उठा लिया और ग्लास की सारी विस्की श्री प्रकाश की गोद में पलट दी। श्री प्रकाश बौखलाकर यूं उछला जैसे एकाएक कुर्सी की सीट पर कांटे निकल आए हों। अब तो, विक्रम सिंह बोला, जिप खुले होने से भी ज्यादा बुरी बात हो गई। साहब ये अब जब तक पतलून सूख न जाए यहीं बैठना। उससे पहले उठोगे तो लोग समझेंगे कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खौफ से तुम्हारा पेशाब निकल गया है। हॉल में कोई जोर से हंसा, लेकिन फिर फौरन ही खामोश हो गया। श्री प्रकाश का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। फिर विक्रम सिंह घूमा और बिना किसी पर निगाह डाले लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अपने पीछे अपने जमाल का जो जौहरा वो छोड़ आया था, वो उसी रोज उसके इलाके के घर घर गली गली चर्चा का विषय बन जाने वाला था। सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना उसे दरवाजे पर मिला। मैं आपको बुलाने आ रहा था, वो बोला। क्यों? तारकपुर चौकी के थानेदार का कंट्रोल रूम में मैसेज आया है कि उन्होंने कुलभूषण को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा? विक्रम सिंह तनिका चंबे से बोला। जी हाँ, एसीपी साहब का हुक्म है कि आप खुद वहां जाएं। वो तो मैं उनका हुक्म ना भी होता तो जरूर जाता। कुलभूषण आखिर मेरा तो खास कदरदान मेहरबान है। तो चलें? हाँ, फौरन। दोनों जीप में सवार हो गए। तारकपुर वहां से 40 मील दूर था। तारकपुर चौकी पर जो आदमी गिरफ्तार था वो कुलभूषण ना निकला। कद काठ और उम्र में वो कुलभूषण जैसा था। थोड़ी बहुत सूरत भी उसकी कुलभूषण से मिलती थी, लेकिन वो कुलभूषण नहीं था। वो कुलभूषण नहीं है, विक्रम सिंह बोला। लेकिन साहब, चौकी का 1 क्विंटल वजन का थुलथुल थानेदार बोला। इसने कबूल किया है कि ये कुलभूषण है। ये ठीक कह रहे हैं। विक्रम सिंह बंदी से संबोधित हुआ। बंदी ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। तुम कुलभूषण हो? उसने उत्तर ना दिया। उसने आतंकित भाव से थानेदार की तरफ देखा। निडर होकर बोलो, विक्रम सिंह आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। नहीं, बंदी बोला, मेरा नाम तो सेवाराम है। तो तुमने हामी क्यों भरी? मार से बचने के लिए हामी भरी हुजूर। एकाएक बंदी हिचकियां ले लेकर रोने लगा। जो ये मुझसे कहलवाना चाहते थे, मैं ना कहता तो ये मेरी लाश ही गिराकर मानते। ठहर जा बहन के। थानेदार दांत पीसता हुआ उसकी तरफ झपटा। खबरदार, विक्रम सिंह कर्कश स्वर में बोला। उसके स्वर में कोड़े जैसी फटकार थी। थानेदार बीच रास्ते में ठिठक गया। इसके खिलाफ और कोई चार्ज है? विक्रम सिंह बोला। सिवाय कुलभूषण होने के। थानेदार ने इंकार में सिर हिलाया। तुम आजाद हो, विक्रम सिंह बंदी से बोला। शुक्रिया माई बाप। बंदी झुककर उसके घुटने छूता हुआ बोला। मेरे लिए तो आप भगवान हैं। आप ना आते तो मेरा पता नहीं क्या होता। तुम थानेदार साहब के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो? बंदी ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार की आंखें अंगारे बनी हुई थी। नहीं साहब, बंदी सहम कर बोला। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, मैं नहीं चाहता। डरने की कोई बात नहीं। रिपोर्ट की वजह से तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं नहीं चाहता। ठीक है, जाओ। बंदी वहां से यूं भागा जैसे प्रेत देख लिया हो। मार मार कर हासिल किया गया इसका इकबालिया बयान विक्रम सिंह ने थानेदार से बोला कि यही कुलभूषण है। अदालत में चल जाता। मैंने तो जो किया था, थानेदार बोला, इसे कुलभूषण समझकर ही किया था। तुम्हारी चौकी पर कुलभूषण की तस्वीर नहीं आई? आई थी। मुझे तो इसकी शकल तस्वीर से मिलती लगी थी। कुलभूषण को आपकी तरह असल में तो मैंने देखा नहीं हुआ था। असल में भी वो तस्वीर जैसा ही है। अब जरा आंखें खोल कर रखिएगा। जी जनाब। वे वापस लौट पड़े। जब जीप हाईवे पर पहुंची तो एक सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना बोल पड़ा। आपसे एक सवाल पूछूं साहब? पूछो, विक्रम सिंह बोला। साहब, क्या वाकई कुलभूषण ने आपको धमकी दी थी कि वो आपका कत्ल कर देगा? हाँ, दी थी। आखिर मैंने ही तो उसे पकड़ा था और मैंने ही उसे उम्र कैद की सजा दिलाई थी। अदालत से सजा सुनकर जेल जाते वक्त वो मुझसे मिला था और उसने कहा था कि वो मुझे मार के मरेगा। तब मैंने उसकी उस धमकी को एक हारे हुए आदमी का खोखला गुस्सा और बेबसी माना था। जरूर तभी उसके मन में जेल से निकल भागने का इरादा घर कर चुका था। लेकिन जब उसने सजा के 2 साल बाद ही जेल से फरार होकर दिखा दिया है तो हो सकता है कि वो अपनी धमकी भी पूरी कर दिखाने में कामयाब हो जाए। मुझे 25 साल हो गए हैं पुलिस की नौकरी करते हुए। ये कोई पहला मौका नहीं जबकि मेरी वजह से जेल यात्रा पर रवाना होते किसी मुजरिम ने मुझे ऐसी धमकी दी है। ऐसी धमकियां मैं दर्जनों बार सुन चुका हूँ।
मुझे आदत है ऐसी धमकियां सुनने की। यानी कि आप फिक्रमंद नहीं हैं इस बात से कि वो आकर मेरा खून कर देगा? हाँ, मैं तो खुश हूँ। खुश? हाँ, मेरा कत्ल करने की खातिर उसे राजनगर में तो कदम रखना ही पड़ेगा। अब कम से कम मुझे ये तो मालूम है कि मुझे उसको कहाँ तलाश करना है। अगर उसने वो धमकी मुझे ना दी होती तो वो सारे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता था। अब वो सारे हिंदुस्तान में कहीं भी होगा, राजनगर ज़रूर आएगा। ओह, लेकिन यही धमकी उसने एक और शख्स को भी दी थी और उसके लिए मैं फिक्रमंद हूँ। और शख्स कौन? राजेश गुप्ता। वो हरनबी रोड पर स्थित गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक घनश्याम गुप्ता का छोटा भाई है और वो शख्स है जिसकी शिनाख्त पर तब जेंटलमैन किलर के नाम से जाना जाने वाला कुलभूषण गिरफ्तार हुआ था। जेल जाते वक्त जान से मार डालने की जो धमकी उसने मुझे दी थी वही धमकी उसने राजेश गुप्ता को भी दी थी। ओह, मुझे राजेश गुप्ता की सुरक्षा का कोई खास इंतजाम करवाना होगा। कुलभूषण किसी भी दिन राजनगर पहुंच सकता है, शहर में दाखिल होने वाले हर रास्ते की चौकसी के बावजूद। हाँ, एक बात और पूछूं साहब? वो भी पूछो। गुस्ताखी की माफ़ी के साथ पूछ रहा हूँ साहब। अरे कुछ कहोगे भी? साहब, तारकपुर के थानेदार ने उस सेवाराम नाम के आदमी को मार पीट कर उसे कबुलवाया था कि वो कुलभूषण था और ये बात आपको इस कदर नागवार गुजरी कि आप सेवाराम को थानेदार के खिलाफ रिपोर्ट तक लिखवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन मुजरिमों के साथ ऐसी मारपीट तो आप खुद भी करते हैं। मुजरिमों के साथ? विक्रम सिंह चेतावनी भरे स्वर में बोला। बेगुनाह लोगों के साथ नहीं। थानेदार ने भी तो जो कुछ किया था सेवाराम को मुजरिम समझकर ही किया था। उसकी समझ में फ़र्क था। ऐसा फ़र्क आपकी समझ में भी तो हो सकता है। 25 साल की मेरी नौकरी में आज तक तो नहीं हुआ। साहब, गुस्ताखी माफ़ हो। ऐसे ही हालात में तो आपने उस सीमेंट वाले अग्रवाल के छोकरे अनिल अग्रवाल को पीट पीट कर कबुलवाया था कि जिस रिवॉल्वर से उसने मिसेज गोमेज नाम की उस बूढ़ी क्रिश्चियन औरत को गोली मारी थी वो उसने कहाँ छुपाई हुई थी। वो हालात ऐसे नहीं थे। सीमेंट वाले छोकरे को मैंने कोई अंदाज़न नहीं दबोचा था। अंडरवर्ल्ड के मेरे बड़े विश्वस्त सूत्रों से मुझे खबर मिली थी कि उस क्रिश्चियन औरत को गोली उस छोकरे ने ही मारी थी और फिर मेरे 3rd डिग्री के डर से अपना अपराध कबूल करने के बाद वो अपनी बात से मुकर नहीं गया था, जैसे कि अभी सेवाराम मुकर गया था। साहब, राजीव ने जिद की। जजमेंट तो आपका भी गलत हो सकता है। अभी तक तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जिस बात को आप सही समझते हैं ज़रूरी तो नहीं दूसरे भी उसे सही समझे। मुझे दूसरों की परवाह नहीं। मेरी निगाह में वही बात सही है जिसे मैं सही समझता हूँ। मारपीट मैंने भी की थी सीमेंट वाले छोकरे अनिल अग्रवाल से और मारपीट तारकपुर के थानेदार ने भी की थी उस सेवाराम नाम के आदमी से। जो मैंने किया था वो ठीक था, जो उसने किया था वो गलत था। मेरे किए का नतीजा सही निकला था, उसके किए का नतीजा गलत निकला था। उलट भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। हरकत तो एक ही है, लेकिन उस हरकत की जस्टिफिकेशन और नतीजा एक नहीं। लेकिन सुनो, तुम हो कॉलेज के डिग्री हासिल किए हुए एक ग्रेजुएट नौजवान। तुम पुलिस की ट्रेनिंग प्राप्त करके सीधे सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हो। तुम्हारे जैसे और पढ़े लिखे नौजवान IPS के इम्तिहान पास करके DSP और DIG तक सीधे भर्ती हो जाते हैं। मैं हूँ एक मैट्रिक पास आदमी, तुम्हारे जैसे नौजवानों के मुकाबले अनपढ़, जो कि 25 साल पहले महकमे में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। अपनी मेहनत, ईमानदारी और जामारी के दम पर मैं एक तरह से इनाम में तरक्कियाँ पाकर इंस्पेक्टर बना हूँ। अपने काम में अगर मेरा जजमेंट गलत हो सकता होता रहा होता तो मैं आज बड़ी हद 3 फीतियों वाला हवलदार होता। लेकिन बात डंडे के जोर से महकमा चलाने की और उसकी जस्टिफिकेशन की हो रही थी। मेरा डंडा जिसके सिर पर भी गाज बनकर गिरता है हमेशा साबित हुआ है कि वो डंडे के ही काबिल था। गलत काम तो गलत ही है। काम को गलत या सही उन हालात में भी करार देना होता है जिनमें वो हुआ होता है। मिसाल के तौर पर एक माँ अपनी भूखी मरती औलाद की जान बचाने के लिए ढाबे से 2 रोटियां चुरा लेती है। क्या तुम उसे चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना पसंद करोगे? राजीव ने इंकार में सिर हिलाया। क्यों नहीं करोगे? है तो वो चोरी ही। कानूनन तो उस औरत ने अपराध किया है। राजीव खामोश रहा। एक हाथ पांव के लाचार जर्जर बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर सड़क पार कर रहा है। तब सड़क पार कर रहा है जबकि अभी उसके लिए चौराहे की बत्ती हरी नहीं हुई। एक कार वाला उसे अपनी कार की चपेट में लेकर गिरा जाता है। गलती कार वाले की नहीं, गलती मौके पर सड़क पार करते बूढ़े की है। फिर भी तुम्हारी हमदर्दी बूढ़े के साथ होगी, ना कि कार वाले के साथ। ऐसा क्यों? राजीव फिर खामोश रहा। और सुनो, कायदे कानून के मुताबिक हर इंसानी जान की कीमत बराबर है, लेकिन फिर भी जब किसी गुंडे बदमाश की, किसी आतताई की हत्या होती है तो आप सुख की सांस लेते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा हुआ किसी ने उसे मार डाला। लेकिन जब कोई बड़ा समाज सुधारक, कोई साई महात्मा, कोई बड़ा नेता हत्या का शिकार होता है तो आप अफसोस करने लगते हैं और उसके हत्यारे के लिए ऐसी घिनौनी जलील मौत की कामना करने लगते हैं जो कि हमारा कानून उसे दे भी नहीं सकता।
कानून तो इस बात की भी एहतियात रखता है कि मौत की सजा पाए व्यक्ति को मरते वक्त कोई तकलीफ ना हो, लेकिन हत्यारा छूट तो नहीं जाता। छूट भी जाता है, कौन कहता है नहीं छूट जाता। सालों लग जाते हैं हमारे मुल्क में मुजरिम को उसकी करतूत की सजा दिलाने में। तब तक हत्यारे के खिलाफ लोगों का आक्रोश ठंडा पड़ जाता है, गवाह मुकर जाते हैं, गवाह गायब हो जाते हैं या गायब कर दिए जाते हैं। रिश्वत खाकर हमारे भाई बंद FIR तक बदल देते हैं। ऐसा दर्जनों बार हुआ है कि मुजरिम लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर संदेह लाभ पाकर छूट जाता है। मैं जानता हूं कि फला शख्स अपराधी है, आप जानते हैं, जमाना जानता है, लेकिन कानून नहीं जानता। उसकी आंखों पर पट्टी जो बंधी बताई जाती है। कानून कहता है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह सजा न पाने पाए। अब 100 अपराधी तो वाकई छूट जाते हैं, लेकिन बेगुनाह फिर भी सजा पा जाता है। कई बार तो सजा देने वाले न्यायाधीश का दिल जानता होता है कि जिसे वो सजा दे रहा है वो बेगुनाह है, लेकिन जो असली या फर्जी सबूत उसके सामने पेश किए जाते हैं उनके बिना पर उसे सजा सुनानी ही पड़ती है। ऐसे ही न्यायाधीश का दिल जानता होता है कि उसके सामने खड़ा शख्स गुनहगार है और मौत से भी बुरी सजा पाने का हकदार है, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसे उसको बरी करना पड़ता है। उस शख्स को बरी करना पड़ता है जिसका अगर उसका बस चले तो वो खुद गला घोंट दे। आप ठीक कह रहे हैं। एक मिसाल और सुनो। बलात्कार अपराध है? जी हाँ, जघन्य अपराध है। बलात्कारी को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मिलती है? जिसका गुनाह साबित हो जाता है उसे मिलती है। गुनाह साबित हो जाता है? कई बार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बलात्कारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में बलात्कार के शिकार लड़की की जो तुक्का फजीयत होती है वो हमारे समाज में उसे मुंह दिखाने लायक तो क्या, जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ती। अदालत में बलात्कारी के वकील की यही कोशिश होती है कि वो ये साबित करके दिखाए कि अव्वल तो बलात्कार हुआ ही नहीं, हुआ तो लड़की की रजामंदी से हुआ, और ये कि वो वैसे भी मौज मेले की शौकीन लड़की है, संभोग की आदी है, इसलिए बलात्कार उसके लिए कोई डैमेजिंग बात नहीं। अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो जिरह में लड़की से ऐसे जलील सवाल पूछता है कि उसकी जगह कोई तजुर्बेकार प्रोस्टिट्यूट भी हो तो कानों पर हाथ रख ले। इसी वजह से बलात्कार के तकरीबन केस या तो शुरू ही नहीं होते या रास्ते में ड्रॉप हो जाते हैं। बलात्कारी की हिमायत लड़की के माँ बाप को यही समझाते हैं कि जो होना था वो तो हो ही गया, अब इस बात को उछालोगे तो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से, वगैरह वगैरह। और मजलूम को ये बात समझाने में जानते हो सबसे आगे कौन होते हैं? कौन होते हैं? हम पुलिस वाले। बलात्कारी से रिश्वत जो खानी होती है हमें। विक्रम सिंह एक्शन ठिठका और फिर बोला, ये तो हुई उस बलात्कारी की बात जो जबरन किसी स्त्री की इज्जत लूटता है और कानून की गिरफ्त में आता है। कई बार ऐसा बलात्कारी आदमी मुजरिम नहीं होता, उसने केवल एक बार किसी वक्ती जुनून की गिरफ्त में आकर ऐसा किया होता है। माहौल ऐसा बन गया हो सकता है जिसमें वो बलात्कार कर बैठता है। हमारे धर्म ग्रंथों तक में एक ऐसे ऋषि मुनि का प्रसंग आता है जो माहौल के वश में आकर अपनी सगी बेटी से बलात्कार करने को आमादा हो गया था। लड़की ने आतंकित होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था तो काम वासना के उन्माद में वो मुनि दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा था। मैं दरअसल उन बलात्कारियों की बात करना चाहता हूँ जो किसी इज्जत पर डाका डालते हैं, मुलस्सल डाका डालते हैं, लेकिन कानून की गिरफ्त में नहीं आते। वो कौन हुए? मेरी निगाह में जो बड़ा साहब अपनी सेक्रेटरी को प्रमोशन या नौकरी की कोई और सुविधा दिलाने का लालच देकर उसके साथ संभोग करता है वो बलात्कारी है। जो बिजनेसमैन किसी नौजवान लड़की को नौकरी ही सनकही अनलिखी शर्त पर देता है कि उसकी मेहरबानियों का बदला वो उसके साथ हम बिस्तर होकर चुकाएगी वो बलात्कारी है। किसी मुश्किल में फंसे अपने किसी दोस्त की माली इमदाद करके उसे यूं अपना मेहसान तले दबाकर उसकी बीवी या बहन या बेटी के साथ मुँह काला करने वाला शख्स बलात्कारी है। किसी गरीब लड़की को शादी का झांसा देकर उसका सील भंग करने वाला शख्स बलात्कारी है। बलात्कार क्या है? बल का प्रयोग। बल का प्रयोग समर्थ व्यक्ति कमजोर के साथ दर्जनों तरीके से कर सकता है, करता है, जबकि हमारे कायदे कानून की रूह में उसने कोई कानून कोई नियम भंग नहीं किया होता। कायदा कानून सेफ है। हम कानून के रखवालों के लिए चिंता की कोई बात नहीं, हमारे लिए चिंता की बात नहीं बरखुरदार, लेकिन मेरे लिए है, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के लिए है। इसलिए इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो तुम्हारे जैसे प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारी के लिए गलत है, नाजायज़ है। आपके इन ख्यालात ने आपको कभी किसी झमेले में नहीं फंसाया? क्यों नहीं फंसाया? कई बार फंसाया। कितनी बार गुंडे बदमाशों की सामर्थ्य उनके खिलाफ मेरे मजबूत इरादों से ज़्यादा मजबूत निकली। इन्हीं वजूहात से मैं 2 बार सस्पेंड हो चुका हूँ, 7 बार मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी है और दर्जनों बार मुझे वार्निंग मिल चुकी है। लेकिन वो एक्शन टिटक कर बोला, जिस महकमे ने इस तरह इतनी बार मेरा अनादर किया उसी ने मुझे 4 बार प्रमोशन भी दिलाई,
3 बार पुलिस का मेडल भी दिलाया और कई प्रशस्ति पत्र भी दिलाए। राजीव ने एक बार सड़क पर से निगाह हटाकर बड़े प्रशंसात्मक ढंग से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये है, विक्रम सिंह कुछ क्षण की खामोशी के बाद फिर बोला, कि आज के आधुनिक जमाने में हमारे समाज में मकबूलियत की परिभाषा बदल गई है। कभी समाज में बड़ा आदमी वो माना जाता था जिसने समाज के लिए कोई बड़ा काम किया हो, देश के लिए कोई कुर्बानी दी हो, गरीबों की इमदाद के लिए जो आगे आया हो, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिसने कोई काबिल तारीफ काम किया हो। आजकल जानते हो बड़े आदमी की क्या क्वालिफिकेशन मानी जाती है? क्या? आजकल बड़ा आदमी वो है जिसने इनकम टैक्स विभाग का 10-20 लाख रुपया दबाया हुआ हो, जो किसी बैंक का 100-50 लाख का कर्जा डकार गया हो, जिस पर अदालतों में दर्जन भर मुकदमे पेंडिंग पड़े हो, जो 4-6 केसों में जमानत पर छूटा हो, जो स्मगलर या ब्लैक मार्केटियर हो या ऐसे लोगों का जोड़ीदार हो, जो गुंडे बदमाशों के साथ उठता बैठता हो और संदिग्ध चरित्र के लोगों का हम प्याला हम निवाला हो। जो बातें कभी छुपा कर रखने लायक मानी जाती थी, आज की सोसाइटी में वही बातें बखान करने लायक और डींग हाँकने लायक मानी जाती है। मेरा साहब कहता है कि फला आदमी ऊंची पहुंच वाला है, प्रधानमंत्री तक के साथ उठता बैठता है, इसके साथ संभल कर पेश आओ। मैं कहता हूं कि यह आदमी नॉन स्मगलर है, इसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी है, ये जेल में डालने के काबिल है। मेरे साहब को मुझसे इत्तेफाक नहीं, इसलिए वो मुझे वार्निंग देता है, मुझे मेरे अंजाम से डराता है। मैं नहीं डरता तो वो मेरे तबादले का हुक्म सुना देता है, लेकिन मेरा थाना तब्दील हो जाने से मेरे ख्यालात थोड़ी तब्दील हो जाते हैं। बड़े अफसरान तो आपसे परेशान रहते होंगे। हाँ, इसलिए वो मुझे परेशान करते हैं ताकि मैं सुधर जाऊं। मैं नहीं सुधरता। विक्रम सिंह वो कुत्ते की दुम है जो 12 साल नलकी में रखने के बाद निकाली जाएगी तो टेढ़ी ही निकलेगी। ऊपर से 25 साल की नौकरी में मुझे परेशान होने की आदत हो गई है। मैं अपने महकमे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नागरिक के लिए अपना फ़र्ज बेहतर समझता हूँ। मेरा पहला फ़र्ज लाचार, बेसहारा, मजलूम लोगों की मदद करना है, ना कि जालिम का हुक्का भरना, उसकी चौखट पर कुत्ते की तरह दुम हिलाना या उसका मैला चाटना। टेलीफोन नंबर 100 क्या है? पुलिस का नंबर है। राजीव तनिक हड़बड़ाकर बोला, ये नंबर नहीं, जहांगीरी घंटा है और मदद और इंसाफ की ज़रूरत के वक्त बजाया जाता है। ये मुल्क के निज़ाम और उसके कायदे कानून के प्रति लोगों की आस्था का प्रतीक है। जब कोई शख्स 100 नंबर डायल करता है तो वो मुल्क की कानूनी व्यवस्था पर अपना विश्वास प्रकट करता है। क्या इस विश्वास की रक्षा करना हमारा फ़र्ज नहीं है? लेकिन हम अपना ये फ़र्ज़ कैसे निभा सकते हैं अगर हम फ़र्ज़ निभाने के वक्त किसी ऐसे ही जालिम की ड्योढ़ी पर सजदा करते रहे हों, जिसके जुल्म के शिकार होकर किसी मजलूम ने 100 नंबर डायल करके इंसाफ की दुहाई दी होगी। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक हैं, आपका नज़रिया ठीक है। लोग पागल है जो आपको गलत करार देते हैं। पागल नहीं। इंस्पेक्टर के होंठों की कोरों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अहमक, मूर्ख। पागल और अहमक में फ़र्क होता है? राजीव हड़बड़ाया। बहुत फ़र्क होता है। पागल मेडिकल टर्म है जबकि अहमक सोशल टर्म है। कोई शख्स पागल ना होते हुए भी अहमक हो सकता है। मूर्खता का रिश्ता दिमाग से है जबकि पागलपन का रिश्ता दिमागी तवाजन से है। इस पर एक मजाक सुनो। क्या? पागल खाने की गाड़ी में एक खतरनाक पागल को हाथ पांव बांधकर कहीं ले जाया जा रहा था कि गाड़ी का एक पहिया बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी को पहिया तब्दील करने के लिए पहिया खोला और उसकी जगह नया पहिया लगाया। जब पहिए पर नट चढ़ाने की बारी आई तो उसका हाथ पहिए की उस कैप से टकरा गया जिसमें कि चारों नट रखे थे। नट कई 100 फुट दूर नीचे गहरी खाई में जा गिरे थे जहां से वो निकाले भी नहीं जा सकते थे। ड्राइवर की उस परेशानी को पागल ने देखा तो उसने ड्राइवर को राय दी कि वो बाकी के 3 पहियों पर से एक एक नट उतार ले और वे 3 नट चौथे पहिए पर चढ़ा ले तो उसका काम बन जाएगा। ड्राइवर बहुत हैरान हुआ कि वैसी समझदारी की जो बात उसे नहीं सूझी थी वो उस भयंकर पागल को सूझी थी। उसने पागल को ऐसा कहा तो जानते हो पागल ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? उसने कहा, ड्राइवर साहब मैं पागल हूँ, अहमक नहीं हूँ। राजीव जोर से हंसा। ये फ़र्क हमारे उस मौजूद हिस्से पर भी लागू होता है जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। कैसे? सुनो, हमारा समाज कुछ दस्तूर, कुछ कायदे कानून के सहारे चलता है। अगर कोई शख्स दस्तूर और कायदे कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो समाज की निगाह में ऐसा उसने 2 ही वजूहात से किया हो सकता है। या तो उसने ऐसा अपने किसी फ़ायदे की खातिर किया या फ़ायदे की खातिर नहीं किया। अगर उसने अपने किसी फ़ायदे की खातिर समाज के कायदे कानून की खिलाफत की तो वो अपराधी है। अगर उसके ऐसा करने के पीछे उसका कोई नुकसान नहीं था तो वो पागल है। अपराधी को समाज समझ सकता है क्योंकि उसके नफ़े नुकसान का जुग्राफिया अपराध के पीछे उसका उद्देश्य, यहाँ तक कि उसकी कार्यप्रणाली को समाज समझ सकता है। लेकिन किसी पागल की हरकतों का ऊँट किस करवट बैठेगा ये समाज नहीं समझ पाता। अपराधी का आक्रोश ऐसे इक्के दुक्के व्यक्ति के खिलाफ होता है जिससे कि उसका अपना जीवन प्रभावित होता है।
लेकिन पागल का जुनून समूचे समाज के खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि वो समझता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अपराधी से निपटने के लिए समाज ने पुलिस फोर्स का संगठन किया और पागल के लिए पागल खाना ही काफ़ी समझा गया। अब ये अपनी अपनी समझ है कि ऐसा करके उन्होंने पागल को भीतर बंद किया या अपने आप को बाहर बंद किया। बहरहाल पागल को समाज से आइसोलेट किया जाना निहायत ज़रूरी समझा गया। यानी कि आप पागल को अपराधी से ज़्यादा खतरनाक मानते हैं? हाँ, और जब अपराधी पागल भी हो जैसे कि हमारा कुलभूषण है तो समझ लो कि करेला नीम चढ़ा। तभी एकाएक जीप में लगा वायरलेस रिसीवर खड़खड़ करके बजने लगा। विक्रम सिंह ने जीप की छत के साथ लगे एक हुक के साथ टंगा वायरलेस रिसीवर उतारकर कान से लगाया। कंट्रोल रूम कॉलिंग ऑल पेट्रोल व्हीकल्स। उसके कान में आवाज़ पड़ी, कंट्रोल रूम कॉलिंग ऑल पेट्रोल व्हीकल्स। एक काली एम्बेसडर कार जिसमें कि 5 आदमी सवार है, अगर कहीं दिखाई दे तो उसका पीछा किया जाए और अगले निर्देश के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क किया जाए। कार में सवार 4 आदमी डकैती के अपराधी हैं और 5वें को उन्होंने नए नोटों से भरे एक ब्रीफकेस के घटनास्थल से अगवा किया है। अपहृत व्यक्ति की जान खतरे में है, इसलिए कार का पीछा सावधानी से किया जाना निहायत ज़रूरी है। कार के झेरी या हाईवे नंबर 5 की तरफ बढ़ने की संभावना है। वही संदेश बार बार दोहराया जा रहा था, इसलिए विक्रम सिंह ने सेट ऑफ कर दिया और रिसीवर को वापस हुक पर टांग दिया। उस वक्त उनकी जीप हाईवे नंबर 5 से राजनगर की कॉर्पोरेट लिमिट में दाखिल हो रही थी। एक काली कार आ रही है, राजीव बोला। फिएट है, विक्रम सिंह बोला। तभी काली कार और करीब आ गई और उसमें 2 ही आदमी हैं। फिएट उनकी बगल से निकल गई। सड़क के उस भाग में उस वक्त ट्रैफिक नहीं था। जीप कोई और 2 मील आगे बढ़ी तो एकाएक राजीव को सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। वो एक मोटरसाइकिल के करीब खड़ा था और समीप आती जीप को दोनों हाथ उठाकर रुकने का इशारा दे रहा था। रोकूं? राजीव ने पूछा। विक्रम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। राजीव ने उस आदमी के पहलू में ले जाकर जीप रोकी। क्या है? विक्रम सिंह अपने व्यवसाय सुलभ कर्कश स्वर में बोला। मेरा नाम रामलाल है, वो आदमी बोला। फ़ोन मैंने किया था। फ़ोन? विक्रम सिंह सक पकाया। जी हाँ, 100 नंबर पर, पुलिस के नंबर पर। क्यों किया था? मैंने फ़ोन पर बताया था। आप लोग क्या मेरी फ़ोन कॉल के जवाब पे नहीं आए? नहीं। क्यों फ़ोन किया था तुमने? उधर सड़क के नीचे एक खड्डे में एक लाश पड़ी है। लाश? हाँ, कोई नौजवान आदमी है जिसका ताज़ा ही कत्ल हुआ मालूम होता है। लाश एकदम ताजे बहे खून से लथपथ है। किसने किया कत्ल? मुझे क्या मालूम, मैं तो। विक्रम सिंह जीप से उतरा। उसको उतरता देखकर राजीव भी उतर गया। दिखाओ कहाँ है लाश? विक्रम सिंह बोला। उस आदमी के पीछे वे सड़क के पहलू की ढलान पर थोड़ा नीचे उतरे। फिर उस आदमी ने एक खड्डे की तरफ इशारा किया। लाश खड्डे में इस तरह पड़ी थी कि उसका मुंह उन लोगों की तरफ था। लाश पर एक निगाह पड़ते ही विक्रम सिंह के जबड़े भींच गए और उसके नथुनों से गहरी निश्वास निकल गई। लाश राजेश गुप्ता की थी। सड़क पर अब पुलिस की 2 गाड़ियां और पहुंच चुकी थी और पुलिस के एक्सपर्ट और फोटोग्राफर मौका वारदात पर जमा थे। पुलिस की वो पार्टी रामलाल की फ़ोन कॉल के जवाब में वहां पहुंची थी और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद पाकर बहुत ही हैरान हुई थी। मरने वाला मुश्किल से 25 साल का एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी छाती और पसलियों में गोलियां लगी थी। उसके जिस्म और कपड़ों की हालत बताती थी कि उसे सड़क पर से नीचे ढलान की तरफ फेंका गया था और कई लुढ़कियां खाने के बाद लाश उस खड्डे में जाकर रुकी थी। उसकी बाईं कलाई में एक हथकड़ी जैसा मजबूत और चाबी से खुलने वाला लोहे का कंगन मौजूद था। उस कंगन के साथ एक लोहे की मजबूत जंजीर जुड़ी हुई थी जिसका दूसरा सिरा एक ब्रीफकेस के हैंडल से संबंध था। ब्रीफकेस एक पहलू यूं कटा पड़ा था कि साफ मालूम होता था कि वो चाकू से काटा गया था। ब्रीफकेस एकदम खाली था, लेकिन विक्रम सिंह जानता था कि जंजीर से कलाई के कंगन से बनने वाला ब्रीफकेस रोकड़ा रखने के इस्तेमाल के लिए होता है और उसका काटा होना और खाली होना लूट की तरफ इशारा करता था। बाद में वहां पहुंचे पुलिसियों से विक्रम सिंह को मालूम हुआ कि शाम को गुप्ता ज्वेलर शोरूम पर डाका पड़ा था। डाका डालने वाले 4 व्यक्ति थे जो कि शोरूम लूटने के बाद मालिक घनश्याम गुप्ता के छोटे भाई राजेश गुप्ता को बतौर बंधक अपने साथ ले आए थे। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया था कि जो ये स्थापित करता कि वो करतूत कुलभूषण की थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों विक्रम सिंह का दिल बार बार गवाही दे रहा था कि कुलभूषण ने कम से कम राजेश गुप्ता की बाबत अपनी धमकी पूरी कर दिखाई थी। यानी कि अब उसकी बारी थी। विक्रम सिंह अपने किसी अंजाम से भयभीत रहा हो ऐसी कोई बात न थी। उसे अफसोस इस बात का था कि वक्त रहते उसे ये नहीं सोचा था कि कुलभूषण के जेल तोड़कर भाग निकलने के बाद से ही राजेश गुप्ता को पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती थी और कुलभूषण ने भी अपना पहला वार करने में हद से ज़्यादा ही फुर्ती दिखाई थी। विक्रम सिंह फिर रामलाल की तरफ आकर्षित हुआ। तुमने क्या देखा था? उसने पूछा। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा था, रामलाल बोला कि मैंने एक कार को यहाँ रुकी खड़ी देखा। मेरे देखते ही देखते एक आदमी कार से बाहर निकला।
उसने अपने दोनों हाथों में कुछ उठाया हुआ था जो कि मुझे लगा था कि कोई मर्दाना जिस्म था। मेरे देखते देखते उस आदमी ने उसे इधर ढलान की तरफ उछाल दिया और फिर बड़ी फुर्ती से वापस कार में जा सवार हुआ। फिर कार फौरन वहां से भाग निकली। किधर? शहर की तरफ या शहर से बाहर की तरफ? शहर की तरफ। वह आई भी उधर से थी? ये मुझे पता नहीं। मैंने तो जब कार देखी थी तो वो शहर की तरफ रुख किए खड़ी थी। तुमने कार का नंबर देखा? नहीं, जितने फासले पर मैं था मुझे वहां से नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। तुमने कार का पीछा करने की कोशिश नहीं की? इंस्पेक्टर साहब, पहले मुझे ठीक से मालूम तो होता कि वहां क्या हुआ था। मुझे लगा ही तो था कि एक मर्दाना जिस्म यहाँ खड्डे में फेंका गया था, लेकिन हकीकतन मेरा ख्याल गलत भी तो हो सकता था। यहाँ पहुंचकर जब मैंने खड्डे में लाश पड़ी देखी तो तब तक कार यहाँ से कब की गायब हो चुकी थी। नंबर ना सही, कार का रंग, मेक वगैरह तो देखा होगा तुमने? हाँ, कार एक एम्बेसडर थी और काले रंग की थी। कितने आदमी सवार थे उसमें? 4। उसे मिलाकर जिसे तुमने कार के बाहर लाश के साथ देखा था? हाँ। सूरत देखी थी तुमने उसकी? नहीं, मैं बहुत फासले पर था। कद काट तो नोट किया होगा? हाँ, वो तो किया था। जो कद काट रामलाल ने उस व्यक्ति का बयान किया वो कुलभूषण का नहीं हो सकता था। वो किसी नाटे भारी भरकम व्यक्ति का जिक्र कर रहा था, जबकि कुलभूषण लंबा पतला छरहरा था। जेल में गुजारे 2 सालों के दौरान वो भारी भरकम तो हो गया हो सकता था, लेकिन घिसकर नाटा नहीं हो सकता था। गुप्ता ज्वेलर्स के शोरूम पर डाका अगर कुलभूषण का काम था तो इंस्पेक्टर के लिए ये 2 वजह से हैरानी की बात थी। एक तो वो हमेशा अकेला काम करने वाला व्यक्ति था। अपने पिछले अपराधों के दौरान उसने कभी किसी को अपना संगी साथी नहीं बनाया था। दूसरे, 2 साल बाद जेल से फरार होने के बाद डकैती में शरीक होने के लिए उसने आनन फानन 3 जोड़ीदार कैसे तैयार कर लिए थे। विक्रम सिंह के मन में संशय घर करने लगा। कहीं वह खामखाई तो कुलभूषण को उस वारदात के लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा था, और फिर डकैती जैसा अपराध उसके पिछले अपराधों के स्टाइल से मेल भी तो नहीं खाता था। क्या राजेश गुप्ता की मौत कुलभूषण का बदला होने की वजह महज एक इत्तेफाक थी? और फिर शहर में दाखिल होने के हर रास्ते की कड़ी चौकसी के बावजूद कुलभूषण शहर में दाखिल ही कैसे हो सकता था? तभी सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना उसके करीब पहुंचा। क्या पता लगाया एक्सपर्ट लोगों ने? विक्रम सिंह ने पूछा। खास कुछ नहीं साहब, राजीव खन्ना बोला, सिवाय नीले रंग के। नीला रंग? कैसा नीला रंग? जैसा हथप्राण की एक उंगली पर लगा पाया गया है। सिर्फ एक उंगली पर? विक्रम सिंह तनिक उत्तेजित स्वर में बोला। मैंने तो एक उंगली पर देखा है। आओ मेरे साथ। विक्रम सिंह को हथप्राण के दाएं हाथ की पहली उंगली पर गहरा नीला रंग लगा दिखाई दिया। फिर विक्रम सिंह ने बड़ी अजीब हरकत की। उसने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को थूक से गीला किया और उन्हें हथप्राण की बाकी उंगलियों पर मसला। फौरन नीला रंग दोनों अंगूठों पर और दोनों हाथों की 2-2 और उंगलियों पर प्रकट हुआ। खन्ना, विक्रम सिंह संतोषपूर्ण स्वर में बोला, देख लेना, यही नीला रंग हत्यारों को पकड़वाएगा। लेकिन साहब, राजीव बोला, ये है क्या? विक्रम सिंह ने बारी बारी पुलिसियों पर भी निगाह डाली। राजीव की तरह बाकी सबके चेहरों पर भी जिज्ञासा के भाव थे। विक्रम सिंह ने बताया कि वो नीला रंग क्या था। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का पहला पार्ट। ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।